अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसी खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे, जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज न करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हमें नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ है आपके लिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखा करें। थैंक यू सो मच इतना मोहब्बत देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आप लोगों का जितना शुक्रिया अदा करूँ कम। थैंक यू सो मच। चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अगर आपको डर लगता है आयतल कुर्सी पढ़ लें और अपने आसपास इशार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो हमारे करीब आने लगते हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आपको डर ना लगे, आयतल कुर्सी पढ़ लें। चलते अपनी स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम अदनान। मैं ज्यादा तफसील नहीं दूंगा डायरेक्ट स्टोरी पे। ये बात 2014 की है। मैं जर्मनी में ट्रक चला और तब मुझे एक ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ा जो बहुत ही खौफनाक रास्ता था। अगर आप गूगल पे सर्च करें तो ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि B500 भी कहलाता है। मुझे बैडन बैडन से फॉर्डन स्ट्रेट की तरफ जाना था। वो 60 किलोमीटर का एक पैच आता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत हॉन्टेड है और दिन में वहां पर खूब अंधेरा। मुझे वहां से सफर करना था। मैंने एक डॉग पाल रखा था जिसका नाम मैंने रैक्स रखा हुआ था, जिससे मेरा बहुत ज्यादा लगाव था। मानो जैसे अपने बच्चों की तरह उसे मैंने पाला हुआ। वो डॉग मेरी हर बात, मेरी हर आहट, मेरी हर हरकत उसको भांप जाता था। मैं परेशान हूं तो भी उसको समझ आ जाता। मैं तकलीफ में हूं तो भी, और मैं हैप्पी हूं तो भी वो मेरे हर एक्सप्रेशन को समझता था। बहरहाल सफर तो 2 दिन का था, लेकिन रास्ते में वो एक पैच आना था। कोशिश ये थी कि मैं दिन के टाइम ही पैच क्रॉस करूं, लेकिन क्योंकि मेरी अपनी सुस्ती ही कह ले, इसी वजह से अपना सफर लेट स्टार्ट। इस हिसाब से मुझे वहां शाम पड़ जानी थी, पर फिर भी मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं ट्रक को इस तरह चला मैं शाम में रात होने से पहले उस जंगल को क्रॉस कर लूं। अदनान भाई, मैं हूं तो पाकिस्तानी, लेकिन तकरीबन सारी जिंदगी मैंने जर्मनी में काट ली है। यहाँ मैंने अपने भाइयों को भी सेटल कर। वो डॉग मेरे साथ हर सफर में, जैसे कि मैंने बताया, मैंने उसे बचपन से, और अब हर सफर में वो मेरे साथ। ये ट्रक कोई आम ट्रक नहीं है, ये फुली ऑटोमेटिक ट्रक है और हर तरह की टेक्नोलॉजी इन ट्रक्स में है। इवन अदनान भाई, अगर आप हाईवे पे भी चल रहे हो तो इसमें ऑटो ड्राइव का मोड भी है। मीन्स कि अगर हम चाहें तो इसको मैप पे लगाकर और स्टीयरिंग को ऑटो कर सकते हैं। स्टीयरिंग को पकड़ने की जरूरत नहीं है। गाड़ी में हर तरह का सेंसर लगा हुआ है। कोई गाड़ी सामने आएगी तो भी ऑटो पे ब्रेक लगा लेगा। हमारी आंखों के सामने कुछ सेंसर कैमरास लगे हुए हैं जो हमारी आंखों पे पूरा फोकस रखते हैं। अगर गलती से चलती हुई गाड़ी में हमें नींद आ जाए, वो सेंसर हमारी आंखों को देख के फौरन से ट्रक को ब्रेक लगा देगा। तो यानी कि हर तरह की एहतियात उस ट्रक में थी, और वो जो कैबिन था वो हर तरह से लाइक एक घर में हर तरह की सहूलत थी। मुझे अगर खाना भी बनाना है तो उसमें किचन तक का ऑप्शन था, यानी मैं उसमें खाना बना सकता था। और ड्राइविंग सीट के पीछे प्रॉपर केबिन बना हुआ था, यानी अगर मुझे कहीं पे आराम करना हो तो मैं उसी ट्रक में, उसी केबिन में आराम कर सकता था। गाड़ी में हीटर, AC, हर तरह की सहूलत मर्जियाँ थी और मैं अपने सफर पर रवाना था। अब यहाँ मैं बताता चलूँ, ब्लैक फॉरेस्ट से पहले भी कोई आम जंगल नहीं, मतलब तकरीबन मुझे एक वीरान सफर पे ही चार तरफ सन्नाटा। अदनान, मैं क्या बताऊं कि दिन में भी वो जगह बहुत वीरान थी। खैर, मेरे साथ रैक्स था और वो भी सफर को एंजॉय कर रहा था, प्रॉपर अपनी विंड की तरफ देख रहा था बाहर का। मैंने गाड़ी में गाने लगा, एंजॉय करते हुए जा रहा था। वो गाड़ी चलाने में एक कार से भी ज्यादा आसान, बस उसकी एहतियात करनी हो कि पीछे जो लगे बड़े से कंटेनर, उनका ख्याल रखना होता है। किसी टर्न पे या रिवर्स करते हुए आपको उसका आइडिया कर, बस ये एहतियात। बाकी सिर्फ एक ड्यूटी थी जो मुझे इस ट्रक पे देनी थी और उसे ड्राइव करना। काफी ज्यादा चल लेने के बाद जब शाम होने लगी, मुझे अंदाजा हो गया कि शायद मैं इस पैच को कवर ना कर पाऊं। मुझे ये पैच रात में ही पड़ेगा।
लेकिन चूंकि मैंने सिर्फ यहाँ के बारे में बातें ही सुनी, मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, तो इसीलिए मैंने उन बातों को बातों तक ही रखा। हाँ, मेरी कोशिश जरूर थी कि ये पैच मैं 3 दिन में कर लूं। रात में मेरा इस पैच से गुजर ना ही हो तो अच्छा, लेकिन मजबूरी, अब मुझे मजबूरन इस पैच से गुजरना, क्योंकि मैं इतना रास्ता पीछे तय करके आ चुका। अगर मैं पीछे जाऊं तो भी बहुत ज्यादा सफर था। खैर, मेरे दिल में कोई डर नहीं था, सिर्फ माहौल की पुरसरारियत दिल पर वहशत डाल रही है। दिन में भी वो जगह बहुत ज्यादा वीरान। मेरी जिंदगी में मैंने बहुत सी जगहों पर ट्रक चलाया, लेकिन ऐसी वीरान और वहशतनाक जगह तो सही सुना था कि दिन में भी खौफ पैदा करती है। अब रात का क्या आलम होने वाला। मैंने गाड़ी की हेडलाइट्स जला रखी थी, अभी शाम का टाइम और इतना अंधेरा हो चुका था कि मैंने गाड़ी की हेडलाइट्स जला रखी। एक तरह से ठीक भी था। अब जब अंधेरा हो रहा था, मुझे आसपास का मंजर नहीं दिख रहा था, सिर्फ रोड पे पड़ती हेडलाइट की रोशनी सिर्फ मुझे दिखाई दी, जिसको देखते हुए और गाने सुनते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ रहा था। अब वो रोड ऐसा था कि दोनों तरफ जंगल था। अदनान वो जंगल भी वहशतनाक दरख्त उस रोड के ऊपर, यानी कि आसमान उन दरख्तों ने ढका। ट्रक की लाइट जब उन दरख्तों में पड़ती तो ऐसे साए नुमाया होते जैसे बहुत ही खौफनाक बड़े बड़े कदामत लोग उस रोड के दोनों तरफ झुक कर खड़े हुए हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ही देख रहे हैं। जैसे जैसे रात ढल रही थी, वैसे वैसे मेरे दिल पर रैक्स को देखा, जो कि थोड़ा नर्वस था। उसके चेहरे पर भी उसके एक्सप्रेशन नुमाया थे, जैसे वो भी कुछ खौफ खा रहा है। लेकिन वो एक ऐसा डॉग है जिसने रात में मेरे साथ कहीं वीरान। बहरहाल चलते चलते मैंने फील किया मेरी हेडलाइट की रोशनी। मुझे ऐसा लगता है जैसे जो दरख्त उस रोड पे झुके हुए थे, उन दरख्तों पर कोई इधर से उधर मेरी गाड़ी की स्पीड के साथ साथ दौड़ रहा है और उन दरख्तों को पकड़ पकड़ कर मूव हो रहा है। अदन यहाँ मैंने किसी को देखा नहीं था, लेकिन कोई चीज थी जो अनविजिबल थी, क्योंकि जैसे जैसे मेरा ट्रक आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उन दरख्तों के पत्ते टहनियां हिल रही थी। मतलब कि पहले तो मुझे आगे का जो मंजर था वो बिल्कुल दरख्तों को साकित, उनकी टहनियां साकित दिखाई दे रही थी, जो पुरसकून ऐसे ठहरी हुई थी। और जैसे कोई चीज उन पर से आगे, वो फौरन से हिलने। मैंने गाड़ी का जो म्यूजिक था उसे बिल्कुल जीरो कर दिया, क्योंकि अब मेरे दिल पर खौफ तारी हो रहा था। कोई था जो हमारे साथ साथ उन दरख्तों का सहारा लेते हुए आगे बढ़ रहा है। अगर अपने राइट साइड देखूं तो भी खूब अंधेरा, और अपने लेफ्ट साइड देखूं तो भी खूब अंधान। शायद बताने में आप लोगों को इतना आइडिया ना हो, लेकिन वो मंजर मैं ही जान। या मैं बताता चलूं कि मेरी गाड़ी की जो डैशबोर्ड है उस पर एक कैमरा लगा हुआ है, यानी कि उस पे एलईडी लगी हुई है, और ट्रक के चारों तरफ लगे कैमरे, जो कि ट्रक का हर तरफ से पोस्टर दिखाते हैं कि बैक साइड तक मुझे उस स्क्रीन में दिखाई दे सकती है अगर मैं उन कैमरास पे क्लिक करूं। लेकिन अदनान भाई जैसे जैसे सफर तय कर रहा था, दिल बैठा जा रहा था। कोई था जो उन दरख्तों पर तेजी से मेरे साथ साथ मूव कर रहा था। मैं पहले यही समझा कि हो सकता है कुछ जानवर, कोई मंकी वगैरह हो, क्योंकि अक्सर अगर आप उन मंकीज के एरिया में जाते हैं तो कुछ हद तक आपका पीछा भी करते हैं, और शायद वो मेरा पीछा कर रहा। कभी दिमाग ये चीज मानता और कभी नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये जरूर कुछ और ही। मैंने ट्रक की रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी। वो सिंगल रोड था, और चूंकि वो वीरान रोड था तो मुझे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था, तो मैंने अपने ट्रक की रफ्तार तेज बढ़ा दी। चलते चलते ट्रक में मुझे दूर से आसमान, जो कि उन दरख्तों से क्रॉस करते हुए उस आसमान पर जब बिजली चमकती है तो मुझे अंदाजा होता है कि हाँ,
ان درختوں کے پیچھے آسمان اور موسم خراب ہو رہا ہے۔ میں جس طرف بڑھ رہا ہوں اسی طرف بجلی چمک رہی تھی اور میں سمجھ چکا تھا کہ بارش ہونے والی ہے، لیکن مجھے بارش کی کوئی ٹینشن نہیں۔ یہ سب چل ہی رہا ہوتا ہے کہ ایک دم سے میرے ٹرک کے کیبن پہ آ کے کوئی چیز آ کر گرتی ہے، ایک دھم کی آواز آتی ہے۔ میرا ریکس جو ڈر جاتا ہے اور منہ نیچے کیے چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ میرے دل پر خوف طاری ہونے لگا۔ وہ چیز میرے کیبن سے چھلانگ مار کر پیچھے کنٹینر کے اوپر چلنے لگتی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی کوئی بہت بھاری قدم ہو اور وہ ٹرک پہ پورے پیچھے کنٹینر پر ادھر سے ادھر موو کر رہی تھی۔ میرا ریکس جو کہ ڈرا ہوا تھا خاموشی سے بیٹھا، میرے حساب سے وہ بھی ماحول کو آبزرو کر رہا تھا۔ چلتے چلتے تیز بارش ہونے لگی۔ میں نے گاڑی کے وائپر آن کر دیے، لیکن ٹرک کے اندر کی طرف ونڈ پہ ایک فوگ بن رہی تھی جس سے ویزیبلٹی بہت کم ہو رہی تھی۔ مجھے دقت ہو رہی تھی ٹرک چلانے میں، اور کوئی ہے جو ہمارے ٹرک کے اوپر موجود ہے، لیکن چلنے کی آواز پیچھے سے آ رہی تھی۔ اب جو بھی چیز تھی وہ پیچھے لگے کنٹینر پر ادھر سے ادھر موو کر رہی تھی، لیکن اب اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اب جو بھی ٹرک پر تھا وہ شاید کہیں رک گیا ہو۔ میرے دماغ نے کہا کہ ہو سکتا ہے میں فالتو ڈر رہا ہوں، کوئی جانور وغیرہ ہوگا، لیکن عدنان یقین کرے ایسا نہیں تھا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ وہ کوئی جانور نہیں ہے، کوئی اور ہی چیز ہے، لیکن چلنے کا سٹائل، فٹ سٹیپس بالکل انسان کے، لیکن ایسا لگ رہا تھا مانو جیسے بہت زیادہ بھار وہ ان بھاری پاؤں سے اس پورے ٹرک پہ موو کر رہا ہے۔ بہرحال میں نے ٹرک نہ روکنے کا ہی فیصلہ کیا، کیونکہ ایسے ٹائم پہ اکثر لوگ پینک۔ میں نے اپنے دماغ کو سروائیول موڈ پہ لگا دیا کہ مجھے ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو سیف کرنا ہے، ٹرک کو بھی سیف کرنا ہے، اور میرا ریکس جس کو میں اپنے ساتھ ہر جگہ رہے اس کی بھی فکر تھی۔ عدنان مانو جیسے آپ کی اپنی اولاد ہو، اس کو کوئی چوٹ لگے تو بھی ایسی تکلیف ہوتی تھی جیسے اپنی اولاد ہو۔ خیر میں چلتا رہا، اور وہ مومنٹ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو بھی چیز تھی وہ ٹرک پر پیچھے کی طرف جا کر اس کنٹینر پر میں نے اپنی چلتی گاڑی میں اپنی LED اور ہر کیمرے کا ہر طرح کا ویو تر مجھے اپنے ٹرک کے بیک والے جو بالکل اینڈ پر ہے وہاں پر ایک بلیک شیڈو جو اوپر درختوں سے شاید اس نے جم مارا ہوگا، اور وہ اس ٹرک پر آیا۔ اس پوری ویڈیو میں مجھے وہ دکھائی نہیں دیا، صرف اتنا نظر آیا کہ کوئی چیز اوپر سے چھلانگ مار کر میرے ٹرک کے اوپر آئی ہے، اور اس کے بعد میرے کیمرے کا فوکس ہٹ گیا۔ بس اتنی ہی ویڈیو میں دیکھ پایا۔ میں ابھی بھی شیور نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی کیمرے کی گلچ ہو جس وجہ سے مجھے ویڈیو میں ایسا فیل۔ میرے میں دوبارہ وہ ویڈیو دیکھنے کی، نے اسے ریورس نہیں کیا۔ میں کیبن میں بیٹھا اور میں اور میرا ریک ہم ساتھ چلتے چلتے اچانک میں دیکھتا ہوں کہ تیز بارش، اور تیز بارش مجھے پورے راستے ملنے لگتی ہے۔ پھر ایسے بلیک فارسٹ سٹارٹ ہو جائے، جسے B500 بھی کہتے ہیں۔ عدنان میں کیا بتاؤں، جیسا کہ اس کے بارے میں بات ریالٹی میں میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ خوفناک وہ جنگل تھا۔ خیر عدنان اتنی تیز بارش تھی، بارش کے باعث میں نے دیکھا کہ کچھ جگہیں بہت زیادہ خراب، کیونکہ اس سے پہلے بھی بارشیں اس جگہ پر بہت زیادہ، تو روڈ ویسے ہی بہت 60 کلومیٹر کا پیچ بہت خوفناک ہونے والے۔ اب ٹرک کی وہ سپیڈ بھی نہیں۔ اچانک سامنے دور جب میرے ٹرک کی لائٹ اس روڈ پہ آگے کیا دیکھتا ہوں، کچھ درخت اور لینڈ سلائڈنگ اس روڈ پہ ہوئی تھی۔ میرا راستہ بند، طرف بھی جنگل ہے اور اس طرف بھی جنگل، میرے پاس آلٹرنیٹ کوئی راستہ۔ بالآخر میں اس جگہ پر جا کر، اس پوائنٹ پہ جا کر اپنا ٹرک روک لیتا ہوں
और इधर उधर का जायजा, हॉल की वहशत मेरे दिल पर असर डाल रही। रास्ता बिल्कुल वापस जाने की मैंने ट्रक को बंद किया और वहीं ट्रक के अंदर मैंने ट्रक को इस तरह से बंद कर लिया था, इस तरह से कोई अंदर ना देख। इतनी वीरान जगह है, यहाँ पर बहुत जल्दी भी कोई हेल्प के लिए यहाँ से इवन किसी को इतला दे। मैंने अपना आगे पीछे फोन करने की कोशिश, मेरे फोन में से मैंने सोचा कैसे भी बेस पर कॉल बता दिया। ऐसे ऐसे मेरे आगे रास्ता बिल्कुल, जब सिग्नल नहीं आए जो कि मेरी बेवकूफ़ी थी, मैं अपने ट्रक से नीचे उतरा और जब मैंने आसपास का जो हालत मेरी कैब, अब उसको कई दफ़ा मल्टीप्लाई कर ले, मेरी वो हालत मेरे साथ साथ मेरा रैक्स भी नीचे उतर आया। मैंने गाड़ी का दरवाजा इधर उधर मूव हो, कहीं भी मुझे सिग्नल नजर आए तो मैं अपने बेस पे इत्तला दे सकूं कि रास्ते में मेरे साथ ये मामला हुआ है। तो कंसर्न स्टाफ आकर उस मलबे को वहां से हटा दे और तभी मैं आगे जा सकता था। मैं अपने डॉग को ले नीचे और इधर उधर मूव कर, अचानक मुझे एक चढ़ाई से जो पहाड़ की ऊंचाई थी वहां से एक रोशनी दिखाई देती है। मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर कोई अबार मैं कुछ लोगों को लाकर इस जगह को किला, या मैं किसी मकामी को लोकल को बता दूं, वो मेरे बेस पर तलकिनादान, जहाँ तक मुझे लोगों ने बताया था ये जगह बहुत वीरान है और यहाँ पर कोई, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं पूरी रात इस जगह पर, इस खौफनाक जगह पर अपने डॉग के साथ सड़ना। मैंने टॉर्च ली, एक बेसबॉल बैट में कि मेरी सेफ्टी के लिए था। मैं उस जंगल से होते हुए उस पहाड़ पर जाना, जो फिलहाल तो मुझसे कहा। अब यहाँ मैं आप लोगों को नक्शा समझाता चलूं। इस जंगल से होते हुए आगे दूर मुझे चोटी दिखाई दी, इस पर मतलब अब मुझे इस जंगल से होते हुए उस जगह पर जाना पड़ा। मैंने अपना ट्रक बंद किया और अपने डॉग के साथ बारिश चुके अब हल्की हो। मैं जिस जगह पहले ट्रक के साथ और जिस जगह मुझे पहुंचना था वो भी हूँ, मतलब मुझे इस जंगल के अंदर से मैं अपने डॉग सिम्प बनाई और उस सिम्प में काफी ज्यादा चलने के बाद मुझे दूर एक झील दिखाई दी। जाने तान वो जंगल के बीचों बीच इतनी खूबसूरत झील थी कि दिन में उसका शफाफ पानी, जिस पर चांद की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी, जो मुझे चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं उस झील को पार करने के लिए अब उसके दूसरी साइड से जाने लगा, पर मेरे एकदम से आंखों के सामने एक छोटा सा हट मुझे दिखाई देता है। वो उस झील के पास बहुत खूबसूरती से बना हुआ था। मुझे बहुत खौफ आ रहा था और मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि मैं ये बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, ये सफ़र मुझे भारी पड़ सकता है। मैं अपना ट्रक छोड़कर इस खौफनाक जंगल में, जिसके बारे में मशहूर है कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक, मुझे हट दिखाई दिया और मैं उस तरफ बढ़ने लगा कि हो सकता है कि कोई मुझे वहां पर मिल जाए, मेरी हेल्प हो सके। अब मेरा रैक्स मेरे साथ साथ था, पर उसके चेहरे पर घबराहट साफ वाज़ह थी। मेरे साथ साथ चलने लगा और अदनान जब मैं उस हट के पास पहुंचा, वो हट कुछ इस पोजीशन में था कि उसका जो आगे का प्लेटफॉर्म था वो उस झील के ऊपर बना हुआ था और साथ में मानो एक कमरे का छोटा सा हट था जो लकड़ी से पूरा डिजाइन किया हुआ था, लेकिन वो ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से यहाँ कोई ना आया हो। वो बिल्कुल अबैंडन था। मैंने उसके सामने जो वुड फ्लोर था उस पर पांव रखा, जो बहुत खस्ता हालत था। मुझे डर लग रहा था कि कभी भी ये टूट जाए और मैं इस झील में गिर जाऊं। जैसा कि मैंने बताया कि वो वुड फ्लोर उस झील के ऊपर बना हुआ था, लेकिन मैंने कदम जमाए, हिम्मत की और मैं उस हट के अंदर दाखिल होने लगा। जैसे ही मैं अंदर गया, आप यकीन जाने हर चीज़ कमरे के अंदर मौजूद थी जो एक इंसान की ज़रूरत की होती है, लेकिन उन पर मिट्टी, गंद, गुबार, जैसे सदियों से यहाँ कोई ना आया हो। वहाँ पर कुछ खाने पीने की भी चीज़ें पड़ी हुई थी। जब मैंने चीज़ें देखी तो वो टीन पैक थे। जब मैंने उन पर एक्सपायरी पढ़ी तो आप यकीन जाने वो 1998, 1999
इस तरह की एक्सपायरीज उन पर लिखी हुई थी, यानी कि इतने टाइम से यहाँ कोई नहीं आया था। और जब मैंने कबर्ड खोला, उसके अंदर बड़े बड़े रेन कोट लटके हुए थे और कुछ पुराने कपड़े जो 80s 90s के लोग पहनते थे। देखने में सब बहुत यूनिक लगा। एक टॉर्च की मदद से मैं उस हट का जायजा ले रहा था। खैर, मुझे यहाँ से निकलना था, मुझे हेल्प की जरूरत थी, तो मुझे यहाँ पर कोई नहीं मिला। मुझे जरूर उस जगह पर कोई मिल जाएगा जहाँ पर मुझे रोशनी दिखाई दे रही थी। लेकिन अदनान भाई, ये पहाड़ों की दुनिया ऐसी है कि देखने में आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा चलूँगा या थोड़ा ही सफ़र तय करूँगा, वो दूर लाइट या दूर कहीं कोई घर नज़र आ रहा हो, मैं वहाँ जल्दी पहुँच जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप चलना शुरू करें, आपको चलते चलते घंटे गुजर जाएंगे, आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुँचोगे। ऐसी जगहों पर ऐसा ही है। मैं उस हट से बाहर निकलता हूँ, जो मुझे बड़ा यूनिक लगा और बड़ा अच्छा भी। उधर एक बेड भी लगा हुआ था और एक पुराना विंटेज टीवी भी लगा हुआ था, यानी किसी ने प्रॉपर यहाँ पर अपनी एंजॉयमेंट का सीन बना रखा था। खैर, मैं अब उस हट से बाहर निकला। रैक्स मेरे साथ था और मेरे साथ साथ ही चल रहा था। अब चूंकि बारिश की वजह से बहुत सारा कीचड़ हो चुका था कि एकदम से एक ढलवान पर मेरा पाँव फिसलता है, मेरा पाँव पूरा फोल्ड हो जाता है और साइड में पड़ी एक लकड़ी जो मेरी टांग में बुरी तरह लग जाती है, जिसका नुकीला मुंह बना हुआ था। अदनान, इतनी गहरी चोट मुझे वहां आई कि उसके बाद मैं चलने के तो बिल्कुल भी काबिल नहीं था। मैं वहीं बैठ गया, काफी देर अपनी तकलीफ बर्दाश्त करता रहा। रैक्स मेरे चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। रैक्स कुछ परेशान भी था और कुछ डरा हुआ भी। यहाँ इस तकलीफ से ज्यादा मेरे दिल में खौफ था कि अगर मेरे साथ ज्यादा घनौना मामला हो गया, मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। बल्कि अब शायद मैं पीछे अपने ट्रक पे भी जाने के काबिल नहीं था। अब मुझे अपने इस फैसले पर पछतावा हो रहा था कि मुझे अपने ट्रक के कैबिन में ही आराम कर लेना चाहिए था, या रात मुझे वैसे ही वहां गुजार लेनी चाहिए थी। शायद सुबह तक दिन होते ही कोई हेल्प मिल सके। मेरे फोन में भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। बारिश कभी तेज हो जाती और कभी हल्की हो जाती। अब तेज बारिश होने लगी और ऐसे में मेरे पाँव की चोट, मैंने जो एक मेजर तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद मैं खड़ा हुआ और जब अपने पाँव पर जोर डाला, अदनान भाई, एक तो चोट लगी है और ऊपर से पाँव में मोच भी आ गई। मैं अपने पाँव पर वजन भी नहीं दे पा रहा था। मेरा पाँव मुझे कॉन्फिडेंट नहीं कर रहा था। मैं बुरी तरह घायल हो चुका था। मेरा डॉग काफी देर मेरे आसपास चक्कर लगाता रहा और उसे देखकर मैं काफी मोटिवेट हुआ। मुझे उस पर तरस भी आ रहा था। बारिश हो रही थी, वो पूरा गीला हो जाएगा। शायद उसी वजह से मुझ में हिम्मत आई। मैंने उसको बारिश से सेव करना था और मैं अपनी जगह से उठा, अपने पाँव पे वजन दिया, जो कि चलने के काबिल तो बिल्कुल नहीं था। दिल में यही आया कि वो सामने जो हट था, जिसे अभी मैं छोड़कर आया था, मुझे यहीं पर रात गुजारती इसी में थी। मेरा खाना पीना सब कुछ मेरा उस ट्रक में ही था। मैंने सोचा रात गुजार लेते हैं, सुबह तक कुछ बेहतरी हुई तो मैं अपने ट्रक पे जाके बाकी की चीजें, खाना पीना वहीं कर लूंगा। फिलहाल मुझे यहाँ से निकलने की हिम्मत नहीं थी। मैं खड़ा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ उस हट की जानिब चलने लगा, जो कि रात में उस झील के किनारे बहुत ही स्पूकी लग रहा था। खैर अदनान भाई, चलते चलते मैं उस वुडन फ्लोर पे आया और फिर मैं उस हट में चला गया। अपने काम की जो जितनी चीजें, अपनी जैकेट, अपने शूज सब उतारे और बेड को झाड़ कर मैं उस पर लेट गया। मुझे कुछ हद तक सुकून, मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर दरवाजा भी बंद कर दूं। खैर, बाहर बारिश और बिजली चमक रही थी, जो मेरे दिल पे बहुत वहशत पैदा कर रही थी। मैं अपने बिस्तर से उठता हूँ और जाकर किसी भी तरह दरवाज़ा बंद कर देता हूँ।
यहाँ मैं बताता चलूँ, उस हट के बैक साइड पे एक विंडो थी जो शीशे की थी। हालांकि वो हट पूरा लकड़ी का, वो विंडो, उसके आगे ना कोई कर्टन था और ना वो विंडो क्लोज हो सकती थी, और जो बिल्कुल मेरे सिरहाने की साइड पे थी। मुझे उस विंडो से खौफ आ रहा था क्योंकि बाहर बहुत ही हौलनाक बारिश हो रही थी, साथ साथ बिजली चमकती थी, तो बकायदा फ्लैशर पड़ता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था। अगर उसके आगे कोई कर्टन होता तो मैं उसको आगे कर देता ताकि मुझे बाहर का मंजर ना दिखाई दे, और साथ में मैं अपनी तकलीफ में था। रैक्स कोने में जाकर बैठ गया जो बिल्कुल खामोश था। मैं यहाँ बताता चलूँ, रैक्स के गले में मैं एक मोटी सी खूबसूरत सी चेन बांधता था जिसे मैं हाथ में पकड़ लेता था, जिससे रैक मेरे साथ साथ चलता था, और वो चेन मैंने ओपन छोड़ दी। मैं करवट के बल अपने रैक्स की तरफ देख रहा था और बस सोच रहा था कि मैं यहाँ से कैसे। अब मैं, मेरा डॉग और मैं उस हट में था जो एक अनजाना हट। यार इतने में मैंने रैक्स के कान खड़े देखे। ये उस सिचुएशन में करते हैं जब इन्हें कुछ सुनाई दे रहा होता है। कुछ चीज़ें जानवरों को ज़्यादा जल्दी दिखाई देती हैं, खास तौर पे ये डॉग्स वगैरह उन्हें जल्दी सुन भी लेते हैं। तो रैक्स के कान ऐसे खड़े हो गए एंटीने की तरह। रैक्स इधर उधर का जायजा ले रहा था। वो बिल्कुल अलर्ट पोजीशन में आ गया। पहले तो बिल्कुल नॉर्मल कोने में बैठा था, लेकिन अब उसके कान खड़े थे और दोनों हाथ जमीन पर रख के वो बिल्कुल स्ट्रेट अलर्ट पोजीशन में आ गया। मैं अपने डॉग को बचपन से वो ऐसी सिचुएशन में तब आता है जैसे उसे किसी चीज की आवाज सुनाई दे। दान भाई शायद उसे जल्दी सुनाई। कुछ देर बाद वो डॉग इधर उधर पागलों की तरह घूमने लगा, बिल्कुल घूम रहा था। कभी विंडो की तरफ आके भौंकता और कभी दरवाजा। दान भाई बादलों की गरज चमक और बारिश, और ऐसे में मुझे ऐसे उस जंगल की छत से कोई झाड़ियों से टकराता है और फिर वहां से चलता हुआ उसके कदम ऐसे कोई चलता हुआ इस कैबिन की तरफ। मुझे उस बारिश वो चलता हुआ कदम संभालता हुआ मेरे उस कैबिन की तरफ आया और फिर कुछ देर खामोशी हो गई। मैं कान लगाए उसी तरफ देख रहा था। रैक्स को मैंने फौरन से खामोश रहने का इशारा किया, लेकिन रैक फुल अलर्ट पोजीशन में था। मैं उस माहौल को सुन रहा था जो बाहर से मुझे किसी के फुटस्टेप्स की साउंड सुनाई दे रही थी, जो अब आकर मेरे हट के करीब रुक गई थी। लेकिन कुछ टाइम खामोशी के बाद वो खामोशी टूट गई। कोई मेरे हट के पार उसी वुडन फ्लोर पर चलता हुआ मेरे डोर के बाहर आकर खड़ा हो गया और उसने मेरा डोर नॉक करना। रैक्स जो कि फुल अलर्ट पोजीशन में था, खुदा न ख्वास्ता मेरे साथ कोई मसला होता तो रैक्स उस पर फौरन हमला करने में फिर से खामोशी। कुछ देर खामोशी के बाद अब वो खामोशी कोई मेरे दरवाजे पर नॉक। कान भाई वो बिल्कुल एक नॉक जैसे हम घर में देते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ चूँकि बारिश की आवाज़ में बहुत कम। लेकिन ये तो तय था कोई मेरे हट के बाहर खड़ा हुआ है और उस हट को नॉक कर रहा है। मैं अपने बिस्तर से उठा और फिर से तकलीफ में जाकर दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन रैक्स ने मेरी जीन्स का जो बिल्कुल पांचा होता है उसको दांतों से पकड़ लिया। मुझे वो आगे नहीं जाने दे रहा था। मैं अपने डॉग को, क्योंकि मैंने इसे बचपन से उसकी हर एक हरकत को जानता हूँ कि किस टाइम वो क्या वो थोड़ा डर गया था। उसने मेरी जीन्स पकड़ी और मुझे आगे जाने से रोक दिया। मैं वहीं पे खड़ा रहा, कुछ देर फिर से उस माहौल को सुनता रहा। जब मैंने कहा अब की बार अगर नॉक की आवाज़ आए बाहर जाकर देखूंगा, लेकिन अब की बार कोई आवाज़ नहीं थी। 1 मिनट से 2, 2 से 3, 3 से 4, तकरीबन 5 मिनट गुजर गए। जो कोई बाहर खड़ा हुआ था वो अब इस जगह से मूव नहीं। मैं वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गया और जैसे ही लेटा मुझे ऐसा लगा वो जो चीज़ भी थी
जो वुडन फ्लोर में थी अब वहाँ से कदम लेती हुई वापस निकली है। और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कैबिन के चारों तरफ कोई चक्कर लगा रहा है। उसके कदमों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने पहले बताया था उस हट में मेरे सिरहाने के पास एक विंडो थी और वो शीशे की थी। मुझे इतना खौफ आ रहा था, मैंने दिमाग में ये ठानी कि मैं इस मैट्रेस को उठाऊं और इस विंडो के आगे लगा दूं। यहाँ मैं बताता चलूं, अब मैं लेट गया था और मेरी नज़रें अपने रैक्स पे थीं, जिसकी चेन उस फर्श पर पूरी फैली हुई थी। मैं बड़े गौर से अपने डॉग को देख रहा था कि अचानक मेरी नज़र जो कि डॉग पर ही थी कि अचानक ऐसा होता है मेरी नज़रों के सामने सामने डॉग की जो चेन थी वो किसी ने मूव की है। वो डॉग अब चूंकि बैठ चुका था और जैसे ही हरकत हुई वो फुल अलर्ट पोजीशन में आ गया और ऐसे में एकदम से जो कबर्ड था उसका डोर ओपन होना शुरू हो गया। अदनान, आप यकीन करो उसका एक अजीब साउंड क्रिएट हुआ क्योंकि वो बहुत पुराना विंटेज लकड़ी का कबर्ड था। उसका दरवाज़ा खुलना शुरू हो गया क्योंकि मैं पहले अभी थोड़ी देर पहले आया था इस हट पर, तो मैंने कबर्ड वगैरह खोल के देखे थे, तो शायद मैंने दोबारा उस कबर्ड को लॉक नहीं किया था, इसी वजह से वो लूज़ हो गया था और वो पूरा खुलने लगा। मेरा डॉग परेशान था, वो डर रहा था। हम खामोश रहे और वार का जायज़ा लेने लगे। मैंने अपना फ़ोन निकाला और अपने बच्चों की पिक्चर्स उन फ़ोन में देखने लगा और साथ साथ बहाना ये था कि मैं अपने फ़ोन में जैसे ही सिग्नल आएगा फ़ौरन से कॉल करूँगा, क्योंकि पहले तो मुझे अपने ट्रक के लिए मदद की ज़रूरत थी, अब मुझे मेरे लिए भी मुझे ज़रूरत थी कि अचानक मुझे ऐसा लगता है जो मेरे आंखों का साइड विजन है कि कोई मेरी उस शीशे वाली विंडो पे खड़ा हुआ है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे मुड़कर उस विंडो में देखूं कि कौन खड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। मैंने एकदम से पीछे मुड़ के देखा, वो कोई बहुत ही खौफनाक चीज़ थी अदनान भाई, जो विंडो से अंदर की तरफ हट में झांक रही थी। वो मुझे देख रही थी, शायद मेरी हर चीज़ पे उसकी नज़र थी। ये मंजर देखते ही रैक्स ने ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू किया और मैं भी पूरी तरह डर गया था। ये एक्टिविटी होने के बाद जैसे कोई फिर से हमारे उस वुडन फ्लोर पे आया। अब की बार उसने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया। अदनान, या क्या बताऊं कि वो कैसा मंजर था, वो कितना खौफ था। शायद आप इस स्टोरी के थ्रू सुन तो रहे, लेकिन अल्लाह ना करे कभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस करना पड़े। इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा अपनी हट के आसपास एक्टिविटी फील हुई, जैसे कोई हट के आसपास घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है और हमारे बाहर आने का इंतज़ार कर रहा है। खैर काफ़ी देर गुजर गई, बारिश हो, मेरे दिल में ख्याल मैं क्यों ना बाहर का माहौल का जायज़ा लूँ। मैं खामोशी से उठता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ। पहले दरवाज़ा खोलने से पहले बाहर का जायज़ा लिया कि कोई खड़ा तो नहीं, और जब मुझे कोई दिखाई नहीं दिया तो मैंने वो दरवाज़ा पूरा खोल दिया। दूर उस झील के किनारे जो जंगल था, जो पाइन ट्रीज थे, मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ उन दरख्तों की आड़ में कोई मखलूक खड़ी हुई है, कोई चीज़ खड़ी हुई जिसकी आंखें बहुत ज़्यादा रोशन थी और दूर से मुझे देख रही थी। अदनान, पता नहीं कब से मैं इस रूम में था, वो कब से खड़ी मुझे ढूंढ रही थी। मुझे ये तो पक्की फीलिंग्स आने लगी कि जब से मैं इस जंगल में दाखिल हुआ हूँ कोई मुझे फॉलो कर रहा है, कोई मेरे आसपास है। अदनान भाई, मेरा डॉग मेरे साथ था, मुझे उसकी भी फिक्र थी। और जब मैंने देखा कि कोई मुझे दूर से देख रहा है तो मैं वापस हट में आया। मैंने हर तरह का लॉक उसमें जो लगा हुआ था मैंने वो अंदर से बंद कर दिया और फिर मैंने अपने पाँव पर जहाँ चोट लगी थी कुछ फर्स्ट एड वगैरह की, जो बेसिक किट हमारे पास होती है। मैंने फ़ौरन से अपने पाँव पर बैंडेज की
اور میں خیر پوری رات باہر ایکٹیویٹیز رہی. بہت خوف آتا رہا. مجھے اپنے ڈاگ کا سہارا تھا اور اسے میرا. اور یقین جانے سوتے سوتے بھی میری آنکھیں، میرا دھیان اس ونڈو کی طرف، وہاں سے پھر سے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ اللہ کرتے میری آنکھ لگ جاتی ہے اور رات وہیں گزر اٹھتا ہوں تو جس جگہ پر میں تھا، جس جگہ کا ماحول مجھے رات کو خوف زدہ کر رہا تھا، ابھی وہی جگہ اتنی حسین تھی کہ میں کیا بتاؤں. میں نے خیر ہمت پکڑی. اب میں رات والی حالت سے کافی آگے نکل آیا تھا. میں نے دوبارہ سے اپنے ٹرک کی طرف جانا شروع کر دیا اور بہت سفر کرنے کے بعد، پیدل چلنے کے بعد میں اپنے ٹرک پر پہنچا. ساتھ ہی ساتھ میں اپنے موبائل کو موو کروا رہا تھا کہ کہیں میرا فون سگنل پکڑ لے، اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے. خوش قسمتی سے میرے فون میں سگنل، اور میں فوراً سے ہیلپ لائن کال کرتا ہوں. انہیں لوکیشن بتائیے، کرنٹ لوکیشن بھی تقریباً ان کا کہنا تھا 2 سے 3 گھنٹے میں آپ کی مدد کے لیے لوگ آئیں گے. اور خیر ریالٹی میں اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ گیا، بہت زیادہ. یعنی کہ آپ مان لیں دوپہر کے 1 بجے وہ کچھ لوگ ایک 4x4 گاڑی میں یونیفارم پہنے میرے پاس. انہوں نے کہا کہ بیس پر آپ نے کوئی ٹرک خراب ہے. میں نے انہیں ساری بات بتائی. خیر عدنان بھائی ان کے پاس کچھ ہیوی اکوپمنٹ تھا، ان کی مدد سے ان لوگوں نے میرے ٹرک کے آگے پڑا وہ موٹا، ادھر سے کافی محنت کے ساتھ لینڈ سلائڈر بھی اس روڈ پر گرے ہوئے تھے. خیر ہم نے مل کر وہ پتھر بھی ہٹائے. اب اتنے پتھر تھے جو میرا ٹرک سیس، اور پھر میں نے وہ ٹرک وہاں سے موو کیا. تو پھر میں نے آگے سے وہاں کا سفر. عدنان بھائی یہ تھی میری سٹوری. امید ہے آپ کو اور آپ کے لسنرز کو پسند آئے گی. بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری. دوستو امید کرتا ہوں آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوگی. سٹوریز پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں. بیل آئیکن پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں. اس سے ہوگا یہ کہ آپ میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں گے اور میری سٹوریز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہا کریں گے. بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اور ہاں اگر آپ نے یہ 2 سٹوریز ابھی تک نہیں سنی تو جا کر لازمی سنیے گا. میری طرف سے پرسنل ریکمنڈ ہے. اللہ حافظ.